सो गाइस वेलकम बैक टू टी व्लॉग्स। एक बार फिर से रिसेंटली जितनी भी हमने वीडियोस डाली हैं उस पर एक ही कमेंट सबसे ज़्यादा था, विच इज़ कि यार एजुकेशन लोन क्या होता है, कैसे हम स्टूडेंट लोन ले सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, XYZ चीज़ें ऑल रिलेटेड टू द स्टूडेंट लोन। तो जिनको ना पता हो भाई, मैं भी जब ऑस्ट्रेलिया आया था 4.5 साल पहले, मैं भी एजुकेशन लोन लेके आया था। उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी बिकॉज मेरे डैड सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। बट अब 4-4.5 साल बाद मेरे को इतनी नॉलेज हो गई है कि ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बेसिकली होता क्या है कि यार देखो, ऑस्ट्रेलिया इज़ एन एब्सोल्युटली एक्सपेंसिव कंट्री और कई लोगों के पास फाइनेंस नहीं होता और इस वजह से उनका ऑस्ट्रेलिया आने का सपना ही रह जाता है। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है और खासकर गवर्नमेंट बैंक्स, वो कैसी सुविधा प्रोवाइड करते हैं नोन एज एजुकेशन लोन्स, जिसके थ्रू आप एजुकेशन लोन ले सकते हो फॉर योर हायर स्टडीज। डजंट मैटर कि आप इंडिया में पढ़ रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हो। एंड इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को आराम से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 मेन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ एजुकेशन लोन, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या आपको टैक्स में रिडेम्पशन मिल सकते हैं ड्यू टू एजुकेशन लोन, एंड मेरी कुछ टिप्स जो मैंने इन 4-5 सालों में थोड़ा बहुत सीखा एजुकेशन लोन के बारे में। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज एक्सपायरिंग स्टूडेंट्स जो शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, लोअर मिडिल क्लास से लोग हों, तो आपका सपना भी सपना नहीं रहना चाहिए। आपको ऑस्ट्रेलिया आने का जो सपना है वो अचीव करना है अगर, तो आई थिंक एजुकेशन लोन इज़ अ ब्यूटीफुल टूल दैट यू कैन यूज़। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन भाई, इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन फॉर मी, कुछ शेयर करने के लिए, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिसको शायद रिक्वायरमेंट हो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर। तो भाई सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना पैसा इन्वेस्ट करना वर्थ होगा कि नहीं। तो ऑफ कोर्स हर बंदे को यार एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो अगर आप मुझसे एक ब्लंट आंसर मांगो कि क्या मुझे इतना पैसा खर्च करके ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए, येस और नो, तो मेरी तरफ से भाई आंसर एब्सोल्युटली येस होगा। यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ पे जो मतलब एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, जो एक्सपोजर आप गेन करते हो, जो अच्छी क्वालिटी की आप लाइफ जी सकते हो, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब हर चीज़ आई थिंक एशियन कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको यू हैव दी थिंग फॉर द मच फाइनर थिंग्स इन लाइफ, अगर आपको एक स्मूथ लाइफ जीनी है, तो आई थिंक द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी मेड। और ये आपको कभी आप रिग्रेट नहीं करोगे अनलेस आपका टारगेट कुछ और हो। इफ योर बेसिक टारगेट इज टू गेट अ गुड लाइफ फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फ्यूचर फैमिली, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट इज एन एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग। तो जैसा मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि हम बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है थ्रू एजुकेशन लोन, दैट इज लो इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप यही एक पर्सनल लोन लोगे बैंक से या फिर किसी और थर्ड पार्टी क्रेडिटर से लोन लोगे, तो उस पर इंटरेस्ट भाई बहुत ज़्यादा होता है। 20% पर एनम तक का आपको इंटरेस्ट चढ़ सकता है आराम से। एजुकेशन लोन का एक फ़ायदा यही है बिकॉज इसका जो मेन पर्पस है इस लोन का, वो आपकी पढ़ाई की पेमेंट करना है, ताकि बंदा पढ़ सके, अच्छा आदमी बन सके, फ्यूचर में कमा सके और वो लोन पे ऑफ कर सके। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन आपसे इंटरेस्ट रेट लेना नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट सच्चे दिल से चाहती है कि आप लोग मेहनत करो और आपके लिए इसलिए इंटरेस्ट रेट वो कम डालते हैं। एक और बेनिफिट जो आपको मिलता है एजुकेशन लोन के साथ, कि आपको जो रीपेमेंट होती है वो आपको तभी स्टार्ट करनी होती है जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप बैचलर्स करना ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो और आपका कोर्स 3 साल का है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आज अगर लोन लिया तो आपको आज से ही रीपेमेंट स्टार्ट करनी है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल ले सकते हो। जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करते हो रीपेमेंट्स करना। बट हाँ, ये काफ़ी एक लूप होल जो लोगों को लगता है कि हमारा इंटरेस्ट एडअप होगा कि नहीं उन 3 सालों में। तो भाई उन 3 सालों में आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली एडअप होता रहेगा, बट आपको 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। एक कि आपका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है, और दूसरा आपको एक ग्रेस पीरियड मिल रहा है कि जब बंदा पढ़ाई कर लेगा, जब उसकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद से वो रीपेमेंट स्टार्ट कर सकेगा। सो आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्युटली क्रिटिकल फैक्टर जो एजुकेशन लोन और बाकी लोन्स को सेपरेट करता है। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, जो दूसरा बेनिफिट है, दैट इज फ्लेक्सिबल रीपेमेंट प्लान्स। तो ये पॉइंट एक्चुअली जो मैंने फर्स्ट पॉइंट के एंड में आपको बताया था कि आपके पास एक ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है, उसके बाद ही आपको रीपेमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। तो डिपेंडिंग आप कौन से बैंक से लोन लो, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, गवर्नमेंट बैंक हो सकते हैं, हर बैंक का एक अलग सिस्टम होता है एंड हर बैंक के जो ग्रेस पीरियड होते हैं वो डिफर करते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मेरा जो गवर्नमेंट बैंक से मैंने लोन उठाया था और उनका रीपेमेंट पीरियड था कि जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद से ही मैं रीपेमेंट करूंगा। तो उन्होंने ये स्पेसिफिकेशनली नहीं मांगा कि आपकी पढ़ाई 1 साल बाद खत्म हो रही है कि आपकी पढ़ाई 2 साल बाद खत्म हो रही है। बेसिक इंस्ट्रक्शन ये थी कि जब, जैसे मेरे डैड ने लिया था, तो जब आपका बेटा ग्रेजुएट हो जाएगा, वो जॉब करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद से आप रीपेमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एंड यही एक ऐसा एडवांटेज है जो आपको किसी और लोन में नहीं मिल सकता। तो मान लो अगर आपने 50 लाख का लोन लिया, फिर आपने 70 लाख का लोन लिया, तो बंदे पे स्ट्रेस नहीं होता कि यार मैंने लोन उठा लिया तो मेरे को अभी से रीपेमेंट स्टार्ट करनी है, क्योंकि बंदा एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, उसको वहाँ पे पढ़ना भी है, उसको नई लाइफ में सेटल भी होना है। लोन का जो एक तलवार लटक रही होती है सर पे, वो आपको इतनी हावी नहीं लगेगी ड्यू टू द एजुकेशन लोन्स। तीसरी बात करने वाले हैं कि भाई टैक्स बेनिफिट्स कैसे आप ले सकते हो लोन अमाउंट के थ्रू। तो अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
आप रिडक्शंस लेने के काबिल होते हो गवर्नमेंट से। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लाइन आपको पढ़ के बताऊं तो इन इंडिया अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट you can claim tax deductions on the interest paid towards your education loan. This deduction is available for up to 8 years from the year you start repaying the loan. What makes this particularly beneficial is that there is no upper limit on the amount of interest that you can claim. तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान से समझना कि लोन हो सकता है आपका 50 लाख का हो, लोन हो सकता है आपका 10 करोड़ का हो, तो इस पर कोई अपर लिमिट नहीं होती। एज लॉन्ग एज आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके बेसिस पे आप टैक्स डिडक्शन गवर्नमेंट से आप ले सकते हो। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी साल की इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है, और आप 2 लाख ऊपर से आप और दे रहे हो उसका इंटरेस्ट का जो आपका लोन है, तो जो आपका जो टैक्स लगेगा उसमें आपकी टोटल इनकम में से 2 लाख को माइनस कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो नेट टैक्स आपको देना पड़ेगा आपकी इनकम पे वो 8 लाख पे देना पड़ेगा, ना कि 10 लाख के ऊपर। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि कैसे टैक्स डिडक्शन वर्क करती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और भाई ये स्पेसिफिकली इंडिया का सिनारियो मैंने लिया है, तो अगर आप किसी और कंट्रीज हो तो जरूरी नहीं है कि ये आपकी कंट्री में अवेलेबल हो, बट हाँ डू चेक योर इनकम टैक्स एक्ट जिस भी आप कंट्री से आ रहे हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे भी इससे मिलता जुलता कोई ना कोई प्रोविजन आपको जरूर दिया होगा। और इस टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबिलिटी किस किस की होती है, तो अगर आपने खुद अपने नाम पर लोन लिया है तो आप भी एलिजिबल हो, अगर आपके पेरेंट्स ने ऐसा लोन लिया है तो वो भी एलिजिबल हैं, अगर आपके किसी गार्जियन मामा मामी ने आपका लोन लिया है बिकॉज ऑफ यू और आपके लिए अगर लिया है तो वो भी इस डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अक्सर लोगों को डाउट रहता है कि आप इस टोटल लोन अमाउंट में से क्या एक्चुअली क्लेम कर सकते हो। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जो भी आप इंटरेस्ट अमाउंट पे करोगे, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे पूरे साल में एज एन इंटरेस्ट, उसी पोर्शन को आप क्लेम बैक कर सकते हो। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी कितनी ड्यूरेशन है, ठीक है। द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 8 years और अंटिल द इंटरेस्ट इज फुली रीपेड विच एवर कम्स अर्लियर। तो भाई या तो आप 8 साल तक का कर सकते हो या फिर जब तक आपका पूरा रीपेमेंट हो नहीं जाता, जो भी पहले लाया करता है। एंड वाई इज इट बेनिफिशियल, क्योंकि भाई आप एक मेजर चंक जो होता है लोन का आप वो इंटरेस्ट में भी पे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मिलियन का घर लिया ऑस्ट्रेलिया में और आपने बैंक से लोन लिया 30 साल का, तो शुरू में तो आपको लगता है कि ठीक है 5% पर एनम, 6% पर एनम, बट अगर आप उस 30 साल का इंटरेस्ट लगाओ तो आप बैंक को ऑलरेडी 2 मिलियन दे चुके होगे, विच इज ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो अगर आप इसको छोटे छोटे सेक्शन में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ज़्यादा सेविंग नहीं हो रही, बट व्हेन यू लुक एट 6 years, 8 years एंड इवन 10 years, तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उसके बेसिस पे जो आप इनकम पे रिडक्शन लोगे वो पूरे 10 साल बाद बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। एक और बेनिफिट है भाई एजुकेशन लोन का, दैट इज इट बिल्ड्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको सेविंग की एक हैबिट लग जाती है। जब आपको पता होगा कि यार मैंने पढ़ते टाइम चलो मैंने टैक्स वगैरह पे नहीं किया, मैंने लोन का अमाउंट भी पे नहीं किया, बट जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी उस दौरान में यू विल बी मोर वैल्यूएबल। आपको पैसे की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रियलाइज हो जाएगी, बिकॉज आपको पता होगा कि यार मैंने एक लोन लिया था जो मैंने 2 साल से पे नहीं किया, बट इन द बैक ऑफ द माइंड आई हैव टू कीप सेविंग टू पे ऑफ दैट लोन एज वेल। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब आपको बैंक से आप डील कर लेते हो ना, तो आपको कुछ फाइनेंशियल चीज़ें ऐसी पता लगती हैं जो यूजुअली कोई आपको बताता नहीं। जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया में टैक्स के बारे में कोई नहीं पढ़ाता, कोई आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता, बट जब आप इस चीज़ को खुद ही डील करते हो एंड खासकर जब आप ऑस्ट्रेलिया हो गए जहाँ पे आपको अकेले रहना होता है, जहाँ पे आपको सारे फाइनेंसेस खुद देखने होते हैं, तो ये जो आपका लर्निंग पीरियड होगा ना बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे अपनी फ्यूचर लाइफ में, कि जो मैंने सीख लिया अपने लोन पे करते टाइम या जो भी मैंने हैबिट्स बिल्डअप की हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आने वाली हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं, मल्टीपल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद भाई एक और ज़रूरी चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कि एजुकेशन लोन सिक्योर कैसे करें। हर बैंक की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ बेसिक स्टेप्स की हम बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप एक एजुकेशन लोन सिक्योर कर सकते हो। सो भाई स्टेप 1 तो आपको ये होगा कि आपको रिसर्च करनी है लेंडर्स कौन कौन है। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि हर बैंक का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, हर बैंक की एक अलग लोनिंग की एक स्कीम होती है, तो आपको ये रिसर्च करना है कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा पैसे मुझे दे सकता है सबसे कम इंटरेस्ट पे। तो ऑफ कोर्स एज अ सेट प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स में आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, कुछ प्रोज आपको इसमें मिलेंगे, कुछ कॉन्स आपको इसमें मिलेंगे। तो यू हैव टू अ थरो रिसर्च कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कौन सा बैंक मुझे सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, एंड लॉन्ग रन में 10 साल बाद 15 साल बाद कौन सा बैंक आपको सबसे बेनिफिशियल लग रहा है इस पूरे सिनारियो में। नेक्स्ट स्टेप 2 आपका आता है चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक बैंक का प्लान पसंद आया तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मीट कर रही हो सकता है कोई प्राइवेट बैंक्स में 50 डॉक्यूमेंट चाहिए हो सकता है कोई गवर्नमेंट बैंक में उससे ज़्यादा उससे कम चाहिए हो। एंड एक और चीज़ जिस पे हम जो काफ़ी जानते हैं भारत के बारे में कि सरकारी काम पे हमेशा स्लो होता है, बट मेरी एक एडवाइस है कि सरकारी काम माना स्लो होता है
बट उनसे बेटर डील्स आपको नहीं दे सकते, नॉट इवन प्राइवेट बैंक्स। उसके बाद क्या होता है कि भाई आपको एक एप्लीकेशन लेटर डालना होता है अपने लोन के लिए। वंस यू हैव शॉर्टलिस्टेड द बैंक एंड आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मीट कर रहे हो, देन यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप मुझसे पूछो तो भाई काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बैंक का लोन अप्रूव होने में। आपको यूनिवर्सिटी से एक एडमिशन लेटर दिखाना पड़ेगा, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट दिखानी पड़ेगी, उनके फीस का जो एक प्रॉपर एक आपको बिल टाइप बोल रहे हो या फिर इनवॉइस जो होती है जहाँ पे लिखा होता है कि हाँ भाई मेरे को इतने पैसे पे करने हैं, उसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपको अपने प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे जिससे आप जस्टिफाई कर सको कि हाँ भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ पढ़ने। अगर आपके साथ कोई को एप्लीकेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपके साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे, उनकी सारी इनकम जाएगी, उनके सारे इनकम टैक्स रिटर्न जाएंगे। तो भाई काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं सारे आपको बता नहीं पाऊंगा बिकॉज एवरी बैंक हैज़ देयर ओन डिफरेंट सिस्टम। तो मेक श्योर कि आप अपनी वेबसाइट पर जाके या फिर अपने पर्सनल बैंकर से कंफर्म कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आप अगेन वीज़ा वाला हिसाब, अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करोगे तो आपका जो एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस है दैट विल बी डिलेड बाय अ लॉट। चौथा स्टेप आता है कि भाई लोन डिसएम्बर्समेंट। जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपका लोन डिसएम्बर्स करने की बारी आती है, तो भाई एजुकेशन लोन में क्या होता है कि बैंक जो है वो सीधा आपको पैसा नहीं देता कि आपने 30 लाख मांगे और उन्होंने आपके अकाउंट में 30 लाख डाल दिए। बैंक आपके बिहाफ पे सीधे यूनिवर्सिटी को पेमेंट करती है। तो इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ये है कि आपने यूनिवर्सिटी का आपने बैंक डिटेल्स दे दी, आपने कॉस्ट ब्रेकडाउन दे दिया कि मुझे सेमेस्टर 1 में इतने पैसे देने हैं, सेमेस्टर 2 में इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे मेरे लिविंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। सारी डिटेल जब आप बैंक्स को दे देते हो, ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, तो इसमें आपका बीच में कोई रोल नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका लोन अप्रूव हो गया तो आपको भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका हेडेक वहीं पे खत्म है। उसके बाद बैंक जाने और यूनिवर्सिटी जाने। तो इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि मेरी कुछ टिप्स हैं कि दीज टिप्स आर वेरी एसेंशियल एंड यू शुड कीप देम इन माइंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेक श्योर आप अपना जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका COE आते ही आप लोन अमाउंट डाल दो, बट सबको पता होगा कि जैसे आपका COE आता है उसके बाद इंस्टेंटली आपको पेमेंट करनी होती है। एक्चुअली उससे भी पहले जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के बाद आपको यूनिवर्सिटी को पेमेंट करनी होती है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की हो या फर्स्ट ईयर की हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको COE देती है एंड उसके बाद आप बाकी फॉर्मेलिटीज़ करके आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो। तो अगर आपको पता है कि यार मेरे को नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में मेरे को बाहर जाना ही है या मुझे नेक्स्ट इनटेक में बाहर जाना ही है, तो जो लोन का एप्लीकेशन वगैरह, जो रिसर्च वगैरह है खासकर, वो आपको वे एडवांस में प्लान करनी चाहिए। क्योंकि लास्ट मिनट क्या होता है, हो सकता है बैंक को डिले कर दें, हो सकता है आपसे कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए। तो टू अवॉइड ऑल दिस मेस इन दी एंड, आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी अप्लाई करो एंड बफर लेके चलो कि यार 2-3 महीने का बफर होना चाहिए, जस्ट इन केस यू मिस एनी डॉक्यूमेंट। या बैंक है भाई, बैंक पे कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता वो काम 1 हफ्ते में कर दें, क्या पता वो 2 महीने में भी काम ना करें। तो मेक श्योर कि आप जो अपना प्रोसेस है वो बहुत अर्ली स्टार्ट करो, वे बिफोर द प्लान टाइम। दूसरा है भाई कि चूज द राइट ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का इसमें एक और नाम होता है बैंक की टर्म्स में, विच इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। ये उस पीरियड की बात है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कही थी कि आपको एक पर्टिकुलर ग्रेस टाइम मिलता है जिसके बाद ही आपको रिपेमेंट स्टार्ट करनी होती है। तो बहुत सारे बैंक्स आपको ना खुद ही ऑप्शन दे देंगे कि आप बता दो यार कि आपने कितना टाइम बाद पे करना स्टार्ट करना है। तो मेक श्योर कि आप जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही एक्यूरेटली बताओ। ऐसा मत बताना कि आपकी डिग्री खत्म हो रही है 2 साल बाद और आप पीरियड बता दो कि हाँ यार मैं तो अगले साल से पे ऑफ करना चालू कर दूंगा। क्योंकि मान लो आपकी पेमेंट एक बार स्टार्ट हो गई, फिर आप उनको नहीं बोल सकते कि यार सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी पे नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें भी भाई आप एक बफर लेके चलो। अगर आपकी डिग्री 2 साल बाद खत्म हो रही है, आप उनसे टाइम मांग लो 30 महीनों का, 36 महीनों का टाइम मांग लो, वो आपको दे देंगे। एंड उस बीच टाइम में आपके पास इतना टाइम होगा कि आप एक फुल टाइम जॉब देख सको, आप पैसे इकट्ठा कर सको, आप कहीं से फंड्स पूल कर सको, एंड इन शॉर्ट आप अपनी पेमेंट टाइम पे स्टार्ट कर सको। तीसरा होता है भाई अंडरस्टैंड द फाइन प्रिंट। अब आपको पता है जब भी आप सरकारी बैंक में जाओ, ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी काम से आप जाओ, तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं डॉक्यूमेंट्स पे। आपको एक 50-60 पेज का एक वो एफिडेविट सा दे देंगे, उस पर आपको साइन करने होंगे एंड 6-7 साइन करने होंगे, बट उसमें पेजेस होंगे 50। तो मेक श्योर कि भाई आप टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ढंग से पढ़ो, क्योंकि बैंक्स जब वसूलने पे आते हैं ना पैसा, तो वो कुछ ना कुछ फाइन प्रिंट में से निकाल लेंगे जो शायद आपने पहले कभी सोचा ही ना हो। तो दिस इज़ वेरी बेसिक एडवाइस जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, चाहे वो 10 साल का हो, 15 साल का हो, उसका फाइन प्रिंट और टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ा करो ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। एंड आप ये भी देख सकते हो उसमें, आप या फिर उनसे एडवांस में पूछ सकते हो कि यार अगर मेरी कोई पेमेंट मिस हुई तो इस पर पेनल्टी कितनी है, इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको करनी होगी वो ऐसे करनी होगी कि यार आपकी एक EMI बन जाएगी कि मैंने हर महीने इतने पैसे तो देने ही हैं। तो अगर आपने एक भी पेमेंट मिस की तो आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट इन केस ड्यू टू इमरजेंसी, ड्यू टू XYZ रीजन, कि अगर मैं पेमेंट कोई मिस करता हूँ तो कितना मुझे चार्ज देना पड़ेगा। ये सारी जो भी फाइन डिटेल्स होती हैं ये आपको सारे लोन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगी। एंड मेक श्योर यू गो थ्रू इट थरोली बिफोर एक्चुअली साइनिंग ऑन योर लोन डॉक्यूमेंट। तो गाइस आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सेंस लगी हो कि एजुकेशन लोन क्या होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं,
मेरी कुछ टिप्स जो मैंने पर्सनली हल्की सी मिस्टेक्स की थी तो शायद आप लोग ना करो। अगेन इफ यू डिड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर यू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कुछ भी और चाहिए हो तो भाई डू कमेंट इट डाउन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।